In my culture, death is not the end. आज इस वीडियो में आपके लेकर आया हूं 30 अननोन माइंड ब्लोइंग एंड बिहाइंड द सीन फैक्ट्स अबाउट ब्लैक पैंथर मूवी, जिनमें आज आपको पता चलेगा कि इस मूवी में दिखाए गए पांचों ट्राइब्स कौन कौन से रियल लाइफ ट्राइब से इंस्पायर्ड थे। डोरा मिलाजे को प्ले करने के लिए इन सभी एक्ट्रेस को फिल्म मेकर्स की कौन सी शर्त को मानना पड़ा था और ये सभी अपने गले में रिंग्स को क्यों पहनती हैं, एंड किलमोंगर को वकांडा की लोकेशन का कैसे पता था जहाँ पर वो पहले कभी आया भी नहीं था। और साथ ही पता चलेगा कि टचाला को चैलेंज करते वक्त तंबाकू गॉड हनुमान जी का नाम लेते हुए ग्लोरी टू हनुमान क्यों कहता है। Accept your challenge, Mbaku. Glory to Hanuman. और इस वीडियो को सभी फैक्ट्स मूवी के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद फैक्ट नंबर 1। मूवी के बिल्कुल स्टार्टिंग में जब एंजोबू एंड जिंगजुरी को दिखाया जाता है तो उस टाइम ये दोनों किसी तरह की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तुम वैन में आओगे पश्चिम की तरफ से, पीछे से आओगे और यहाँ रुकोगे। मैं और वो दोनों ट्विन्स यहाँ पहुंचेंगे, हम ये कार पीछे छोड़ देंगे। ओके, हम अंदर। तो एक्चुअल में इस सीन में ये दोनों एंजोबू की लवर यानी किलमोंगर की मॉम को प्रिजन से छुड़ाने की प्लानिंग में लगे होते हैं, बट टचाका के वहां जाने पर एंजोबू ऐसा नहीं कर पाता, जिसके बाद किलमोंगर की मॉम प्रिजन में ही मारी जाती है, जिसकी वजह से किलमोंगर को अपने डैड की डेथ के बाद अकेले बिना पेरेंट्स के ही रहना पड़ता है। और यहीं से इस मूवी की कहानी शुरू होती है। नंबर 2, इस मूवी में मैं डोरा मिलाजे के रोल में जितनी भी एक्ट्रेसेस देखने को मिली हैं तो इन सभी एक्ट्रेसेस को ढूंढने में फिल्म मेकर्स को कई महीने लगे थे, जिन्हें डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से सिलेक्ट किया गया था, जिनमें ज्यादा स्टंट वुमेन एंड ब्रॉडवे डांसर्स थी, ताकि डोरा मिलाजे ग्रुप में हर एक डोरा को उसके इंडिविजुअल स्किल के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जा सके। और इस मूवी में डोरा मिलाजे को प्ले करने के लिए इन सभी एक्ट्रेस के सामने एक कंडीशन रखी गई थी कि इन्हें डोरा को प्ले करने के लिए अपने हेड को शेव करना पड़ेगा, जो कि इन सभी ने किया भी। नंबर 3, वकांडा के अंदर हमें 5 डिफरेंट ट्राइब्स दिखाए गए हैं जो कि रियल लाइफ अफ्रीकन ट्राइब से इंस्पायर्ड थे, जैसे कि द मर्चेंट ट्राइब सहारा के टुआरा के ट्राइब से इंस्पायर्ड था, जो कि मोस्टली पर्पल कलर को पहनते हैं। द बॉर्डर ट्राइब इंस्पायर्ड था लेसोथो ट्राइब से, जिसमें लोग ऐसे ही ब्लैंकेट्स का यूज करते हैं जिन्हें हॉर्समैन भी कहा जाता है। और इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर इस मूवी में बॉर्डर ट्राइब को राइनो की सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए बिहाइंड द सीन घोड़ों का यूज किया गया था, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद आता है रिवर ट्राइब, जो कि यूथोपिया के सुरमा एंड मूसरी ट्राइब से इंस्पायर्ड था, जिसमें लोग एक्चुअल में ऐसे ही लिप प्लेट्स को पहनते हैं। द माइनिंग ट्राइब इंस्पायर्ड था साउथर्न अफ्रीका के हिम्बा एंड मसाई ट्राइब से, जो कि मोस्टली रेड एंड ऑरेंज ही पहनते हैं। और द जबारी ट्राइब की इंस्पिरेशन वेस्टर्न अफ्रीका के 3 ट्राइब्स बारी, इग्बो एंड डोगोन से ली गई थी, जो कि गोरिल्ला को अपना सैक्रेड एनिमल मानते हुए फर वाले कपड़े पहनते हैं, जैसा कि हमें जबारी ट्राइब को भी दिखाया गया है। एंड द लास्ट इज गोल्डन ट्राइब, जिसको इस मूवी में द रॉयल फैमिली भी कहा गया है। वेल, तो गोल्डन ट्राइब किसी पर्टिकुलर ट्राइब से इंस्पायर्ड नहीं था, क्योंकि इनके कपड़ों के डिजाइन और सिंबल्स को मल्टीपल अफ्रीकन ट्राइब से इंस्पिरेशन लेकर तैयार किया गया था। मूवी में डोरा मिलाजे को जिन कॉस्ट्यूम्स में दिखाया गया है तो वो वकांडा किसी भी ट्राइब से मैच नहीं करती, और ऐसा इसलिए था क्योंकि इनकी कॉस्ट्यूम्स मसाई ट्राइब से इंस्पायर्ड थी। और साथ ही डोरा मिलाजे नेक रिंग्स भी पहन के रखते हैं, जिन्हें डजीला कहा जाता है, और इन नेक रिंग्स को नडेवले ट्राइब्स के लोग पहनते हैं, जो कि रियल लाइफ में ब्रास यानी पीतल की बनी होती हैं, बट डोरा मिलाजे एक्ट्रेसेस के लिए स्पेशली रबर से बनी रिंग्स तैयार की गई थी। नंबर 5, मूवी में दिखाया गया ब्यूटीफुल वाटरफॉल, जहां पर वकांडा के नए किंग को सिलेक्ट किया जाता है, तो बिहाइंड द सीन इस वाटरफॉल सेट को एक्चुअल में बनाया गया था, जिसकी चौड़ाई 120 फीट और ऊंचाई 40 फीट थी, जिसमें इन एक्टर्स को एक रियल वाटर फाइट करनी पड़ी थी, और फिर बाद में इस सेट को VFX की मदद से एक्सटेंड किया गया था। नंबर 6, एम्बाको कैरेक्टर कॉमिक्स में मैन ऐप के नाम से जाना जाता है, जो कि एक सुपर विलन है, बट इस मूवी में इस कैरेक्टर कॉमिक बुक वर्जन से बिल्कुल अपोजिट हीरोइक साइड को रिप्रेजेंट किया गया था। बट फिर भी कॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए इस मूवी में एम्बाको को उसकी आर्म्स एंड लेग्स पर फर पहने दिखाया गया है, जो कि कॉमिक्स में इस कैरेक्टर के गेटअप का एक पार्ट है। एंड आल्सो इस मूवी में जबारी ट्राइब दूसरे वकांडन से बिल्कुल डिफरेंट सी लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि एक्चुअल में इग्बो लैंग्वेज थी, जिसे साउदर्न नाइजीरिया में बोला जाता है। नंबर 7, मूवी के स्टार्टिंग में जब टचाला एम्बाको के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है तो उस टाइम एम्बाको कहता है ग्लोरी टू हनुमान। Accept your challenge, Mbaku. Glory to Hanuman. बट अगर आप इसी सेम लाइन को हिंदी डब में सुनोगे तो वो ये है, तुम्हारी चुनौती मंजूर है। अब होगा असली मुकाबला। इसको हिंदी डब में जानबूझकर चेंज किया गया था ताकि इंडियन ऑडियंस को ठेस ना पहुंचे, बट आई थिंक अगर हिंदी डब में हनुमान जी की जय बोला जाता तो वो बहुत ही कूल लगता। नंबर 8,
वेल मूवी के अंदर में वकांडन लैंग्वेज को बहुत ही डिफरेंट तरीके से दिखाया गया है जो कि देखने में आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लगती है, बट एक्चुअल में वकांडा की लैंग्वेज की प्राइमरी इंस्पिरेशन रियल लाइफ राइटिंग सिस्टम ने CBD से ली गई थी, जिसमें सिंबल्स एंड शेप्स की मदद से लिखा जाता है। और इसके साथ साथ वकांडन लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए लैटिन, चाइनीज, अरेबिक और कुछ अफ्रीकन लैंग्वेजेस से भी इंस्पिरेशन ली गई थी। नंबर 9, जब टचाला फर्स्ट टाइम शूरी के लैब में आता है तो उसके सैंडल्स को देखकर शूरी कहती है The real question is, what are those? तो एक्चुअल में नोट था एक वायरल इंटरनेट मीम को, जिसमें एक बंदा पुलिस ऑफिसर के शूज को देखकर ऐसा बोलता है, Officer, I got one question for you. What are those? और इससे ये भी पता चलता है कि चाहे शूरी वकांडा में ही क्यों ना पली बड़ी हो, बट वो इंटरनेट के जरिए आउटसाइड वर्ल्ड से भी कनेक्टेड है। नंबर 10, वेल इस मूवी में दिखाया गया कैसीनो फाइट सीन बिल्कुल रियल एंड जेन्युइन था, जिसमें किसी भी तरह ग्रीन स्क्रीन का यूज नहीं था, क्योंकि शूटिंग के लिए इस रियल कैसीनो सेट को तैयार किया गया था, जिसमें इन सभी एक्टर्स ने अपने मोस्ट ऑफ द स्टंट्स खुद ही परफॉर्म किए थे। नंबर 11, कार चेस सीन के टाइम जब क्लो को उसकी आर्म कैनन का यूज करते दिखाया जाता है तो हर बार उसकी आर्म कैनन अटैक से पहले सेम आयरन मैन की रिपल्सर वेपन जैसे ही नॉइस करती है। जो कि एक्चुअली में मार्वल की तरफ से बहुत ही क्लेवर डिटेल थी, क्योंकि ओरिजिनली क्लो ने टोनी स्टार्क के साथ भी बिजनेस किया हुआ है, जो कि हमें अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में पता चला था। तो शायद क्लो ने टोनी स्टार्क की आयरन मैन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करके अपनी आर्म कैन को बनाया हो। नंबर 12, कार चेस के बाद जब ब्लैक पैंथर क्लो को पकड़ लेता है तो उसके बाद वो उसे कहता है Oh, mercy, King, mercy. Every breath you take is mercy from me. तो एक्चुअल में ये लाइन न्यू अवेंजर्स कॉमिक एक पैनल से ली गई थी, जिसमें यही सेम लाइन ब्लैक पैंथर ने नेमोर को बोली थी। नंबर 13, मूवी के सीन में जब क्लो को ले जाने के लिए किलमोंगर बॉम्ब को फेंकता है तो वहां पर बाकी सभी को बचाने के लिए ब्लैक पैंथर बॉम्ब के ऊपर जंप करके उसके एक्सप्लोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि एक्चुअल में कॉलबैक था कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर मूवी के सीन को। नंबर 14, गोली लगने के बाद जब एजेंट रोज को वकांडा में लाया जाता है तो उसे देखकर शूरी कहती है कि अब उसे एक और गोरे इंसान को ठीक करना पड़ेगा। वाह, एक और टूटा फूटा गोरा आया है मेरे लिए, बहुत मजा आने वाला है। जो कि एक्चुअल में रेफरेंस था बकी बांस को, क्योंकि सबसे पहले उसे ही वकांडा में फिक्स करने के लिए लाया जाता है, जिसकी वजह से इस सीन में शूरी एजेंट रोज को एक और गोरा इंसान कहकर रेफर करती है। नंबर 15, वेल जैसा कि आप सभी को पता है कि वकांडा के अंदर घुसना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वकांडा में एंटर करने के लिए स्पेशल कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, जो कि वकांडन्स को ही पता होते हैं। बट इसके बावजूद भी किलमोंगर क्लो को लेकर आसानी से वकांडा में चला जाता है, जहां पर वो पहले कभी गया भी नहीं था। और इस क्वेश्चन का आंसर इस मूवी में ही दिया गया है, जिसको बहुत ही लोगों ने मिस किया होगा, क्योंकि टचाला को हराने के बाद जब एरिक एंसेस्टर प्लेन में जाता है तो वहां पर उसे उसके डैड के अपार्टमेंट में एक बुक मिलती है, जिस पर उसने वकांडा के कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं, जिनके पास ये साफ साफ लिखा होता है, इफ यू कैन reach these coordinates you have a chance to make it to Wakanda। और इन्हीं कोऑर्डिनेट्स की मदद से किलमोंगर आराम से वकांडा में जा पाता है। नंबर 16, किलमोंगर को जब थ्रोन रूम में लाया जाता है तो उस टाइम उसकी अपर कॉस्ट्यूम देखने में बिल्कुल ड्रैगन बॉल जी के कैरेक्टर वेजिटा सिमिलर होती है, जो कि बहुत ही ग्रेट डिटेल है, क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर रॉयल प्रिंस हैं। और ऐसा कहा जाता है कि माइकल बी जॉर्डन ड्रैगन बॉल जी एनिमे के बहुत ही बड़े फैन हैं, जिसमें इनका सबसे फेवरेट कैरेक्टर वेजिटा है। नंबर 17, मूवी में जब टचाला अंबाकू से लड़ता है तो उस टाइम सनराइज हो रहा होता है, मीनिंग के एज ए किंग एक नए तरीके से उसकी शुरुआत होने वाली है। बट जब टचाला किलमोंगर से लड़ता है तो उस टाइम सनसेट हो रहा होता है, जिससे कि टचाला के डाउनफॉल को सिंबलाइज किया गया था। और साथ ही जब किलमोंगर टचाला को वाटरफॉल से नीचे फेंकता है तो ये सीन डायरेक्ट कॉमिक से ही उठाया गया था। नंबर 18, इस मूवी में एरिक किलमोंगर की बॉडी पर जो स्कार्स देखने को मिले हैं तो एक्चुअल में इस मेथड को स्कारिफिकेशन कहा जाता है, जिसे अफ्रीकन ट्राइब्स में डाइंग ट्रेडिशन के तौर पर यूज किया जाता है, जिसमें इन स्कार्स की मदद से एक इंडिविजुअल पर्सन की आइडेंटिटी, सोशल स्टेटस एंड माइलस्टोन अचीवमेंट्स को दिखाया जाता है कि उसने अपने लाइफ टाइम में क्या क्या हासिल किया हुआ है। और अपनी किलिंग अचीवमेंट्स को दिखाने के लिए इस मूवी में किलमोंगर इस स्कारिफिकेशन मेथड का यूज करता है। नंबर 19, किलमोंगर की बॉडी पर हमें जो स्कार्स देखने को मिले थे तो एक्चुअल में इन्हें प्रोस्थेटिक मेकअप की मदद से क्रिएट किया गया था, और ये लगभग 3000 से भी ज्यादा प्रोस्थेटिक डॉट्स थी, जिन्हें सिलिकॉन मोल्ड्स कहा जाता था, जिन्हें माइकल बी जॉर्डन की बॉडी पर लगाने में 2 से 2.5 घंटे लगते थे, और फिर इन्हें उतारने में भी इतना ही टाइम लगता था। नंबर 20,
जादू की जड़ी बूटी पीने के बाद जब एरिक एंसेस्टर प्लेन में जाता है तो उसके बाद वो खुद को अपने फादर के अपार्टमेंट में पाता है। बट अगर आप अपार्टमेंट की विंडो के बाहर देखो तो बाहर आपको एक्चुअल एंसेस्टर प्लेन दिखेगा जहाँ पर किंग टचाका और बाकी एंसेस्टर्स होते हैं। तो एक्चुअल में इस सीन में इस अपार्टमेंट को एक प्रिजन सेल की तरह रिप्रेजेंट किया गया था जहाँ पर एरिक के फादर एंजोबू का सोल यानी आत्मा इम्प्रिजन्ड होती है, जिसकी वजह से बाहर एक्चुअल एंसेस्टर प्लेन में बाकी के एंसेस्टर्स के पास नहीं जा पाता। नंबर 21, किलिमोंगर जब किंग ऑफ वकांडा बनता है तो उसके बाद वो वाइब्रेनियम को लंदन, न्यूयॉर्क एंड हांगकांग में बेचने के लिए तैयार करता है, जिसे वो काफी मेंशन भी करता है। लेकिन हमारे वॉर डॉग्स लंदन, न्यूयॉर्क और हांगकांग में बिल्कुल तैयार हैं। तो एक्चुअल में तीनों ही एमसीयू की वो लोकेशंस होती हैं जहां पर अदरवर्ल्डली बीइंग्स यानी बाहर की दुनिया के लोगों ने अटैक किया होता है। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क में चितोरी, लंदन में डार्क एल्व्स और हांगकांग में डोरमामू ने अटैक किया होता है। और साथ ही इन तीनों प्लेसेस पर सेंटम सेंटोरम की लोकेशंस भी होती है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि किलिमोंगर वाइब्रेनियम को ऐसे ही रैंडमली कहीं पर भी नहीं भेज रहा था, उसने उन्हीं लोकेशन को चुना होता है जहां पर एलियन अटैक्स हुए होते हैं। नंबर 22, वेल मूवी के अंदर हमें जो जायंट राइनोस देखने को मिले हैं तो एक्चुअल में बिहाइंड द सीन इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए क्लाइडेस्डेल नस्ल के घोड़े का यूज किया गया था, जिनकी मूवमेंट्स के हिसाब से बाद में इन्हीं वीएफएक्स की मदद से राइनो में कन्वर्ट किया जाता था, क्योंकि क्लाइडेस्डेल हॉर्स की चाल ढाल और इनकी हिप्स बिल्कुल राइनो जैसी ही होती है। नंबर 23, फाइनल बैटल के दौरान जब ब्लैक पैंथर एक राइनो को बहुत ही एपिक वे में नीचे गिराता है तो एक्चुअल में ये सीन ब्लैक पैंथर कॉमिक के पैंथर्स रेज कॉमिक आर्क से इंस्पायर्ड था। नंबर 24, मूवी के एंडिंग टाइम जब एरिक फाइनली वकांडा के सनराइज को देखता है तो उसे देखकर वो कहता है It's beautiful. तो एक्चुअल में यहाँ पर पूरा डायलॉग नहीं था, क्योंकि ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ये लाइन और भी बड़ी थी जिसमें इट्स ब्यूटीफुल के बाद एरिक कहता बट व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड हु कैंट सी दिस। और इस पर्टिकुलर लाइन का टचाला पर बहुत ही गहरा असर पड़ता, जिसके बाद ही वो इस मूवी के एंड में वाइब्रेनियम को बाहरी दुनिया के साथ शेयर करने के लिए तैयार होता है। बट इस पर्टिकुलर लाइन को हमें इस मूवी में दिखाया ही नहीं गया। नंबर 25, वेल मोस्टली सुपर हीरो मूवीज के डायलॉग्स उसके एक्शन सीन्स के हिसाब से लिखे होते हैं ताकि एक्शन के हिसाब से एक परफेक्ट पंच लाइन मारी जा सके। बट इस मूवी में किलिमोंगर का एक ऐसा डायलॉग, एक ऐसी मूवमेंट थी जिसे इस मूवी के डायरेक्टर रायन कुगलर और यहाँ तक कि केविन फाइगी ने भी हटाने से मना किया हुआ था। एंड केविन फाइगी ने पूरे स्टाफ को स्पेसिफिक ऑर्डर्स दिए हुए थे कि कोई भी इस पर्टिकुलर लाइन को टच भी नहीं करेगा। और वो लाइन ये है जब टचाला किलिमोंगर को ठीक करने की बात करता है। Maybe we can still heal you. Why? So you could just lock me up, just bury me in the ocean with my ancestors that jumped from the ships, because they knew death was better than bondage. और इसी से पता चलता है कि किलिमोंगर के कैरेक्टर आर्क को कितना केयरफुली राइट किया गया था, जो कि इसे वन ऑफ द बेस्ट मार्वल कैरेक्टर भी बनाती है। नंबर 26, एक्टर माइकल बी जॉर्डन की जबरदस्त एक्टिंग की वजह से आज किलिमोंगर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है। एंड माइकल बी जॉर्डन भी जेड लीटो की तरह ही मेथड एक्टिंग को फॉलो करते हैं, क्योंकि जैसा कि किलिमोंगर की इस मूवी में किसी भी कैरेक्टर के साथ नहीं बनती, तो वैसे ही माइकल बी जॉर्डन फिल्मिंग सेट पर भी रहा करते थे बाकी सभी एक्टर से बिल्कुल दूर अकेले में, ताकि ये किलिमोंगर के माइंडसेट को बनाए रखें। नंबर 27, फाइनल बैटल के बाद जब टचाला को एल्डर्स रूम में जाते दिखाया जाता है तो वहां पर एल्डर्स के बीच अम्बाको भी खड़ा होता है, मीनिंग के टचाला ने वकांडा के 5 ट्राइब्स को यूनाइट कर दिया है, क्योंकि शुरू से जबारी ट्राइब वकांडा के खिलाफ होता है। नंबर 28, पोस्ट क्रेडिट्स में जब बकी को दिखाया जाता है तो उस टाइम कुछ बच्चे जोसा लैंग्वेज में उसे व्हाइट वुल्फ कहकर बुलाते हैं। तो कॉमिक्स में व्हाइट वुल्फ एक्चुअल में एक व्हाइट मैन एंड किंग टचाला का एडॉप्टिव ब्रदर होता है, जिसे वकांडा में ही पाला जाता है। तो उसी कैरेक्टर को नोट देते हुए इस मूवी में बकी को व्हाइट वुल्फ कहकर बुलाया गया था, क्योंकि पूरे वकांडा में सिर्फ ये ही इकलौता गोरा इंसान होता है। नंबर 29, इस मूवी में अफ्रीकन, वेस्टर्न एंड यूरोपियन कल्चर्स को बहुत ही क्लेवर तरीके से यूज किया गया था, क्योंकि इस मूवी में ब्लैक, रेड एंड ग्रीन कलर्स को बहुत ही ज्यादा यूज किया गया है, जो कि अफ्रीकन कल्चर के ट्रेडिशनल कलर्स हैं। और साथ ही वेस्टर्न एंड यूरोपियन कल्चर में ब्लू कलर को आउटसाइडर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि इस मूवी में क्लो, रोस एंड किलिमोंगर को एक ना एक बार ब्लू क्लोथ में दिखाया गया है, जो कि वकांडा के लिए फॉरेनर्स होते हैं। वो काफी जब बॉर्डर ट्राइब के साथ मिलकर टचाला से लड़ता है तो उस टाइम उन सभी ने भी ब्लू यूनिफॉर्म पहनी होती है। और साथ ही जब क्वीन रमोंडा जबारी ट्राइब के पास असाइलम के लिए जाती है तो उस टाइम उसने भी एक ब्लू क्लोथ पहना होता है, क्योंकि वो जुबारी ट्राइब के लिए एक आउटसाइडर होती है। नंबर 30,
ओरिजिनल सुपरमैन मूवी के बाद ब्लैक पैंथर ऐसी सेकंड मूवी है जिसे ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट म्यूजिक एंड ओरिजिनल स्कोर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। और 40 साल की कॉमिक बुक एंड सुपर हीरो फिल्म की हिस्ट्री में सिर्फ इन दोनों ही मूवीज को इन कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया है। जिसके बाद ब्लैक पैंथर ऐसी फर्स्ट मूवी बनी थी जिसने बेस्ट ओरिजिनल स्कोर की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता था। तो ये थे ब्लैक पैंथर मूवी से जुड़े 30 अननोन माइंड ब्लोइंग एंड बिहाइंड द सीन फैक्ट्स। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना। और इस वीडियो कौन सा फैक्ट आपको सबसे बढ़िया लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस।